बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मशहूर अदाकारा थी और बहुत ज़्यादा हसीन थी। मैं पैसे के लालच में अपने शोहर से बेवफाई करके मशहूर सियासतदान के पास रात गुजारने चली गई, क्योंकि 10 रातों का मुझे 10 करोड़ मिल रहा था। मैं जब इसके फार्म हाउस में पहुंची तो ये देखकर हैरान हो गई। वहाँ तो 5 सियासतदान थे जिन्होंने शराब पीकर मुझे बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे शोहर का चेहरा आ रहा था। मैं इससे बेवफाई नहीं कर सकती थी। मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि हम दोनों की पसंद की शादी हुई थी। लेकिन इससे कौन सा मेरी ख्वाहिशात पूरी की थी। मुझे अपनी ख्वाहिशात खुद ही पूरी करनी थी। मुझे पैसा चाहिए था और इसके लिए एक बार मैं गुनाह कर सकती थी। मेरे सामने पैसों से भरे बैग पड़े थे। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगर मैं एक फ़िल्म पर 5 महीने लगाकर काम करती, फिर भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलने वाले थे। इतने पैसे सिर्फ एक मुलाकात के मिल रहे थे। मेरे तो मुंह में पानी आ चुका था। बड़ी कोशिश कर रही थी कि मैं अपने जज्बात को काबू में रखूं, मगर मुझे अपने शोहर की भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि इससे मालूम हो जाता तो ना जाने इसने मेरे साथ क्या सलूक करना था। लेकिन मैं बहुत चालाक थी, इससे मालूम नहीं होने देना चाहती थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि इन लोगों के सामने अपना लालच जाहिर ना करूं, लेकिन 5,000 के वो सुर्ख नोट देखकर मेरा तो जी चाह रहा था कि बस नोटों को देखती रहूं, बस किसी तरह इनको छू सकूं। सामने खड़ा शख्स मेरे लालच को बांध चुका था। कहने लगा, मैडम जी सच तो कह रहे हैं, अगर हमारे मालिक की बात मान लें तो वो आपको नोटों में तोल देगा। अगर आपके शोहर को भी कुछ मालूम नहीं होगा, आपका बिस्तर मखमली नहीं बल्कि गुलाबी नोटों से भरा हुआ होगा। एक दफ़ा मेरे मालिक जी के घर पर अपने कदम मुबारक तो रखिए, मेरा ध्यान नोटों से हटा था। सामने खड़ा 40 साल वो शख्स जो कि मुंह में पानी बहा रहा था, इसकी आंखों से भी हवस टपक रही थी और वो जिन निगाहों से मुझे देख रहा था, मैंने शौकी से अपने बाल झटके और कहने लगी, ले जाओ तुम ये नोट। तुम्हारे मालिक से मिलने गई तो मैं सोच कर बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने शोहर से बेवफाई नहीं कर सकती। आज पैसों की खातर अभी भी मैंने अपना मयार बरकरार रखा था। इस शख्स ने जाने से पहले एक कार्ड सामने मेज पर रख दिया। कहने लगा, हमारे मालिक एक दफ़ा किसी को कोई तोहफा देते तो वापस नहीं लिया करते। ये आप हमारे मालिक की तरफ से छोटा सा तोहफा समझ के रख लीजिए। इतना कहकर वो शख्स वहाँ से जा चुका था। जैसे ही वहाँ से गया, इसकी गाड़ी की आवाज़ मुझे घर से बाहर निकलते हुए सुनाई दी तो मैं पैसों पर जपटी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और कांपते हुए मैं पैसों को हाथ में लेकर सूंघ रही थी। जैसे मुद्दतों बाद किसी नशई को नशा मिल जाए तो वो सूंघता हुआ अपनी तलब पूरी करता है, मैं भी ऐसे ही कर रही थी। वो पैसे मेरी मुट्ठी में आ रहे थे, लाखों में थे। ये पैसों को मैं अपने चेहरे पर लगा रही थी। मेरे शोहर ने आज तक मुझे इतना कमा कर नहीं दिया था। इन पैसों को पाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती थी। अपने शोहर से बेवफाई भी कर सकती थी। ये तो सिर्फ 20 लाख रुपए थे। अगर मैं इसके साथ जाकर थोड़ा वक्त गुजार लेती, वो तो मुझे करोड़ों में तोल देता। मैंने उन पैसों को उठाया और एक अदा से मुस्कुराते हुए सामने आईने के पास आई और ख़ुद को देखा। अपने वजूद पर निगाह दौड़ाई। हर तरफ से मैं बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन शायद मेरे शोहर को कदर नहीं थी। कोई भी मर्द मेरे हुस्न को देखकर मुझे हासिल करने को तैयार रहता था। अगर एक सियासतदान मेरे हुस्न पर पागल हो रहा है तो एक रात गुजारने में क्या हर्ज था। पिछले चंद माह से इसके लोग बार बार मेरे दरवाजे पर आ रहे थे। ये सोचकर ही मेरे पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। मैंने वो कार्ड उठाया और इस पर लिखा हुआ एक नंबर मिलाना शुरू कर दिया। नंबर प्राइवेट था, मैंने सिर्फ मिस कॉल दी थी। कुछ देर बाद कॉल बैक आ गई। फ़ोन कॉल कहाँ से लगाया तो एक बार इसी आवाज़ का बोला। कहने लगा, अरे लाजमी हम जानते थे कि तुम ज़रूर कार करेगी। यकीन मानो तुम्हारी याद में मैं अधूरा रह चुका हूँ। कब तुम्हारा करम मुझे मैसर होगा। इसके बाद जो अल्फाज इसने कहे थे और जिस तरह वो बोल रहा था, मेरी पूरे वजूद में सरशरी सी उतर रही थी। कहने लगा, ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, मुलाकात करनी है। आपसे मेरे घर में आएंगे या फिर किसी होटल में। वो कहने लगा, नहीं नहीं, होटल में क्यों, आपको तो हम अपने फार्म हाउस में लेकर जाओगे।
आप हमारे यहाँ 10 दिन के मेहमान ठहरेंगी, आपकी खूब खिदमत की जाएगी। आप जैसी हसीन और जमील हीरे बार बार थोड़ी ना हाथ लगते हैं। ये सुनकर मैं भी मुस्कुराई थी, लेकिन अगले ही पल मैं भी अपनी वाहियात गुफ्तगू शुरू कर चुकी थी। आखिर कब तक मासूम और शरीफ बनकर रहती। मेरे अंदर भी एक शैतान मौजूद था जो मुझे उकसाता रहता था, लेकिन बदनामी के डर से मैं कुछ कर नहीं पाती थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बड़ी मुश्किलों से मैं इस नौबत तक पहुंची थी कि अगर अपनी जुनूनियत किसी लड़के पर भरोसा करके मैंने कंट्रोल कर रखी थी, लेकिन एक सियासतदान जो मुझसे भी ज़्यादा मशहूर था, इज्जत रखता था, इसके साथ मैं खुद को महफूज समझ रही थी। 10 रातें, वो भी आपके साथ फार्म हाउस में। देखें, जब मैं एक फिल्म का सीन करती हूँ तो घंटों के हिसाब से रेट तय करती हूँ। आपके साथ 10 दिन आपके फार्म हाउस पर गुजारने और यूँ मेरी शूटिंग का काम भी रुका रहेगा, मुझे काफ़ी नुकसान होने वाला है। कम से कम मुझे ऐसी ऑफ़र तो करें कि मैं आपके साथ ये 10 रोज़ गुजारने के लिए मजबूर हो जाऊँ। इधर मैं इस अमीर कबीर सियासतदान से बात कर रही थी, कॉल पर ही वो कहने लगा, फिक्र मत करें, आपको हर तरह से खुशियाँ दी जाएंगी, ज़हनी, जिस्मानी, माली, हर तरह की खुशी आपके कदमों में रख दी जाएगी। आप एक दफ़ा हाथ तो कीजिए, एक दिन का 1.5 करोड़ तो काफ़ी रहेगा ना आपके लिए। ये अल्फाज ऐसे थे कि पल को मेरे कदम डगमगाए थे, मुझे तो चक्कर से आ रहे थे। वो तो करोड़ों का नाम भी यूं ले रहा था जैसे इसके लिए 5-10 हज़ार की बात हो। मैंने अगले ही पल मुस्कुरा कर कहा, हाँ काफ़ी हैं। मैं तो फ़ोन बंद कर चुकी थी। खुशी से मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगी। लेकिन 10 रोज़ अगर मैं वहाँ पर गुजारती तो 10-15 करोड़ आराम से कमा सकती थी। अपने शौहर को बहाना लगा देती कि मैं शूटिंग पर गई हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ मोहब्बत भरे लम्हात इसके साथ गुजार कर मैं तो करोड़पति बन सकती थी। ये सोचकर मेरे अंदर का शैतान सर उठा चुका था। नींद तो मुझे बहुत आई थी, लेकिन पैसों का सुनकर सब कुछ उड़ गया था। फौरन ही मैं शहर के सबसे बड़े सालॉन में गई, वहाँ पर अपना हुलिया दुरुस्त कराया। इससे कहा, मुझे बिल्कुल यूं तैयार कर दो जैसे कि पाकिस्तान की अमीर कबीर औरतें होती हैं। 50 लाख रुपया मैंने खुद पर लगाया था। यकीन माने, इस वक्त मेरे बैंक में से आधी रकम तो मैंने सिर्फ खुद को मज़ीद हसीन बनाने में लगा दी थी, ताकि मैं कहीं से भी सियासतदान को कम न लगूं और इसकी सोच पर पूरा उतरे। अगले रोज़ गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मैं जब तैयार होकर बाहर निकली तो ड्राइवर का भी मुंह खुले का खुला रह गया। सियासतदान का वो सिक्योरिटी एहलकार, जो कि शायद कुछ ज़्यादा इसका ख़ास था, इसकी तो राल टपकी थी। मुझे साफ दिखाई दे रहे थे कि कितनी ही देर तक वो मुझे ऐसे मुंह खोले देखता रहा। कहने लगा, मैडम जी, आप तो क़यामत लग रही हैं। क़यामत? सर जी आपको देखने के बाद मदहोश हो जाएंगे। मैंने एक नज़र इस पर डाली और फिर तंजिया मुस्कुरा कर कार में बैठ गई। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक मुकाम पर रुकी जहाँ पर ऑफिस से वो शख्स निकल कर गाड़ी तक आया था। इसके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। मैं गाड़ी में एक तरफ होकर बैठ गई। जल्द ही गाड़ी की खिड़की खुलकर वो मेरे सामने बैठ गया। पहली मर्तबा उसे अपने सामने देख कर ये वही शख्स था जिसे अक्सर मैं टीवी में देखा करती थी। आज मेरे सामने था। हुस्न में अपनी मिसाल आप और बेहद खूबसूरत और पुरकशिश जिसामत में भरपूर था। गाड़ी जैसे ही कुछ आगे बढ़ी और आबादियों में गई, सड़क के दोनों तरफ जंगलात आने लगे तो इसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। बिला झिझके या सवाल किए मेरे नर्म मुलायम हाथ पकड़कर इसने अपने लब पर रख दिए थे। मेरे शौहर के बाद आज मुझे किसी और मर्द ने यूं छुआ था। कहने लगा, मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आएंगी। आप नहीं जानती कि आप जैसे हीरे की मुझ जैसी जौहरी की कितनी तलाश होती है। बहुत अरसा है पहले आपने पिछले 5 महीने से मेरे लोग आपके घर के चक्कर काट रहे हैं, आपकी खातिर सब कुछ कर रहे हैं। इतना तो मुझे मुखालिफ पार्टी ने भी नहीं सताया जितना आपने सताया। आप ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि आपसे सोच समेत बदला लूँगा। आपकी ये बातें सुनकर मैं कमीनगी से मुस्कुराई थी। कहने लगी कि मैं आपके हर हमले के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि आप जैसे शख्स के साथ मुझे 10 दिन गुजारने का मौका मिल रहा है। इन्हीं बातों में वक्त गुजर गया और हम फार्म हाउस पहुंच गए, जहाँ पर चारों और दरख्त ही दरख्त थे और इंतहाई खूबसूरत माहौल था। इन दरख्तों और खूबसूरत वादियों के बीच वो फार्म हाउस बना हुआ था। मैं गाड़ी से उतरी। मैंने जो लिबास पहन रखा था वो मेरे वजूद के
हर हर हिस्से पर इस कदर बारीक था कि मेरी दुधिया रंगत साफ झलक रही थी। इससे ऐसे सियासतदान की नज़रें मेरे वजूद पर ही थी। जैसे ही फार्म हाउस के अंदर दाखिल होने लगे तो इस शख्स ने मेरे कमर में हाथ डाला। इसकी सख्त हाथ जैसे ही मेरे कमर से टकराए तो एक पल को मेरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। वो मुझे अपनी बाहों में बड़ा हुआ अंदर ले जाने लगा। एक पल को मुझे थोड़ा अजीब महसूस हुआ था, क्योंकि ये पहली मर्तबा था। आज से पहले कोई भी मेरे इतने करीब नहीं आया था सिवाय मेरे शौहर के। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाउंज का मंजर देखकर मैं ठिठक चुकी थी। सामने सोफे पर 5 मर्द बैठे हुए थे। ये वो लोग थे जिनको मैं टीवी पर देखती रहती थी, लेकिन ये एक शख्स के दोस्त हो सकते थे। मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने मेज पर स्याह रंग की कांच की बोतलें और गिलास पड़े थे। गिलास में मौजूद 2 मशरूब थे। मैं अच्छी से जानती थी कि वो क्या चीज़ है। मैंने एक नज़र उठाकर शख्स को देखा जो कि 6 फुट से तजावज़ कर रहा था। कहने लगा कि चलो रुक क्यों गई हो। मैंने कहा लगता है कोई पार्टी चल रही है। वो कहने लगा हाँ, पार्टी को 4 चांद तो तुम ही लगाओगी ना, आगे बढ़ो, सबसे मिलो। न जाने क्यों लेकिन मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि मैं नहीं होना चाहिए। आज ही सबको अपना तारफ़ कराया। पहले मेरे सामने ही बैठे 2 मर्द जिनकी उम्र 40 से 45 के दरमियान थी, लेकिन खुद को काफ़ी सेहतमंद रखा हुआ था। अपने सामने सोफे के दरमियान जगह छोड़कर कहने लगे आए यहाँ बैठे। मैं सामने सिंगल सोफे पर बैठना चाहती थी, लेकिन मजबूरन आखिर 10 करोड़ का सवाल था। मैं थोड़ी शर्माती झिझकती हुई चलती इनके दरमियान जाकर बैठ गई और अगले ही पल वो दोनों मेरे काफ़ी करीब हो चुके थे। मैं करंट खाकर रह चुकी थी। वहाँ पर जो कोई औरत भी नहीं थी। इस मशरूब की बदबू इतनी थी कि मुझे अपने नाक में घुसती हुई महसूस होने लगी। मुझे कराहत सी होने लगी, लेकिन बहरहाल मैं भी बैठी देख ही रही थी कि बहुत अच्छा माल तैयार करवाया है तुमने इस दफ़ा। आज से पहले इस खूबसूरत लड़की को पाने के लिए तुम नहीं जानते मैंने कितनी ही रातें इसकी तस्वीरें देखकर खुद को पुरसुकून किया। तभी दूसरा शख्स कहने लगा ये तो जब से स्क्रीन पर आई है मैं तो उसे ही देख कर आहें भरता रहता हूँ। ये तो शुक्र है वलीद का जिसने हमारी मन्नतें पूरी कर दी। वो सब नशे में धुत थे। इनकी आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था और मेरे वजूद पर गिरती इनकी नज़रें। मैं तो घबरा सी गई थी। मैंने एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं कहने लगी ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। इस शख्स को देखकर कहने लगी आप तो मुझे यहाँ अपने लिए लेकर आए थे ना। आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं और 10 दिन तक मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। उसने आगे बढ़कर मेरे बाजू को इंतहाई जोर से पकड़कर कहने लगा तुम्हें 10 करोड़ देने का वादा किया है बीबी, तो 10 करोड़ मुफ्त में तो नहीं मिल जाते, मेहनत करनी पड़ती है। सामने वाले को मुतमईन करना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है, सर तोड़ कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाकर तो मेहनत का फल मिलता है। इन लोगों की बातें मुझे कुछ ना कुछ तो समझ आ रही थी, लेकिन वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो लग रहा था सिर्फ एक ही शख्स होगा जिसका दिल मुझे बहलाना होगा। क्या होगा, जिंदगी में एक मर्तबा गुनाह कर लूँगी और इसके बाद इज़्ज़त की ज़िंदगी जी लूँगी। ये पेशा छोड़ दूंगी और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लूँगी। पढ़ी लिखी तो वैसे में थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन अपना एक अलग नाम बना लेती। लेकिन खैर, कहाँ खबर थी कि मैं जिस दलदल में फंसने जा रही हूँ वहाँ से निकलना मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं वहाँ से उठ खड़ी हुई। मैं कहने लगी ये गलत है, नाइंसाफ़ी है, आपको शर्म आनी चाहिए मेरे साथ ऐसी बातें करते हुए। वहाँ से उठकर बाहर जाने लगी कि मैंने कहा मैंने आपसे जो पैसे 20 लाख रुपए लिए हैं वो मैं आपको वापस कर दूँगी। लेकिन अगले ही पल वो लोग मुझे पकड़ चुके थे। वहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे जिनको इशारे से वहाँ से भेज दिया गया है। जाने से पहले वो लाउंज का दरवाज़ा लॉक करके जा चुके थे। मैं चिल्लाने लगी। मैं यहाँ पर अकेली थी, किसी को यहाँ पर साथ लेकर नहीं आई थी। मैं चलाकर खुद को इनसे छुड़ाने लगी, लेकिन वो 6 लोग थे और मैं अकेली। जो शख्स कहने लगा देखो मैं कोई दरिंदा किस्म का इंसान नहीं हूँ और ना ही कोई सख्ती रखता हूँ। देखो खुद भी इंजॉय करो और हमें भी करने दो, वरना बिला वजह मैं नहीं चाहता तुम्हारे एक नाजुक से वजूद पर हमारे हाथों के निशान बने। एकदम से मेरी हवाइयाँ उड़ चुकी थी। मैं मज़ाहमत करने लगी, लेकिन इन लोगों ने मुझे अपने
बाप का माल समझ लिया। मेरी कोई भी मज़ाहमत काम न आई और देखते ही देखते इन सब ने मेरी इज़्ज़त पर हमला कर दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, रो रो कर धमकियाँ देती रही। मैं तुम लोगों के खिलाफ अदालत के दरवाजे खटखटाऊंगी, मैं तुम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे कह रहे थे कि अदालत भी हमारी है, कानून भी हमारा है, तुम कहाँ तक जाओगी? हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे और बताएंगे तुम पहले ही ये धंधा करके आज यहाँ तक अपना हुस्न दिखाकर इस नौबत पर पहुंची हो। वो हम मुझे ही डरा रहा था। तुम्हारे पूरे बैकग्राउंड को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें जंगल में फंसा लिया। अब चुप रहो, ज़्यादा हाथ पैर मत मारो। ऐसा करने के बाद वो लोग मुझ पर टूट पड़े। इस कदर मुझे असीयतें दी गई कि मेरे साथ इस एक ही वक्त में मर्द मेरे साथ गलत काम कर रहे थे, जबकि बाकी दूर बैठे सिगरेट के मरगोले हवा में उड़ा रहे थे, बराह रास्त ये मंजर देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे थे। मुझे आज एहसास हो रहा था मैंने अपने शोहर से बेवफाई की। मुझे वो बार बार याद आ रहा था। मैंने रोते हुए अपने शोहर को पुकारना शुरू कर दिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, रोते हुए कहा, हमजा आप किधर हो? इन्होंने मुझे एक बार भी रहम नहीं खाया। 10 दिन बाद वो मुझे मेरे घर के दरवाजे के सामने रात के वक्त फेंक गए थे। मैंने बामुश्किल दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरे शोहर ने खोला। इस हालत में देखकर वो खिला गया। जल्दी से मुझे बेड पर लिटाया। मेरी हालत साफ बता रही थी कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। वो खामोश था। एकदम से कंधों से पकड़कर मुझे खुद में भांप लिया, कहने लगा, जानती हो इतने दिनों से तुम मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी। मैं बहुत डर गया था, ना जाने तुम कहाँ चले गई थी। ये बोलते हुए रो रहा था। वो मेरा दीवाना था, पागल था मेरे पीछे। इसमें शायद पूछने की हिम्मत ना थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। इस शख्स के महफूज हिसार में मैं खुद को यूं छुपाया हुआ था जैसे कोई मुझे इससे छीन कर ले जाएगा। लेकिन मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने इस शख्स की मोहब्बत का, इसके एतबार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। इसने कितनी मोहब्बत की थी मुझसे, जो कहती थी मेरी हर बात मानता था। वो मेरी पुश्त से हिलाते हुए कहने लगा, मुझे बताओ क्या हुआ है? मैंने रोते हुए कहा, मैंने आपके साथ बेवफाई की है। मेरी बात सुनकर मुझसे दूर होकर बैठ गया, कहने लगा, क्या कह रही हो? मैंने इस बात में सर हिलाया और सब कुछ इसको बता दिया। वो कमरे से बाहर चला गया। इस दिन के बाद हम दोनों घर में अनजान बनकर रहने लगे। मैंने इस दिन से पूछा, क्या मुझे माफ़ नहीं करेंगे? मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, अदाकारी भी छोड़ दी है। वो कहने लगा, पता नहीं, तुम्हें माफ़ कर भी दूंगा तो पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकूँगा। इसकी बातों ने मुझे अंदर तक चीर कर रख दिया। शायद मैं इसी काबिल थी।